हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड के जीके पेपर 2011 को सॉल्व करेंगे। इस जीके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये जीके पेपर सेकंड ग्रेड में सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान दो प्रकार के नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पेपर का विषय कोड नंबर है 6 नंबर। और इस सामान्य ज्ञान जो जीके क्वेश्चन है उसमें पृष्ठ संख्या यानी 32 है और इसमें कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन है और ये 2 घंटे का पेपर होता है। और दोस्तों, आपको ऑनलाइन क्लास देखने के लिए आप हमारे QR कोड को स्कैन करके आप YouTube पर देख सकते हैं या फिर आप इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सन 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1921 और 22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज, शोभाराम कुमावत, विजय सिंह पथिक। राजस्थान में जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस टाइम पे यानी सन 1921 और 22 में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। मोतीलाल तेजावत के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और इसी को राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा भी दिलाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन सन 1913 में इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? साधु सीताराम दास, भोगलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। इस आंदोलन का नेतृत्व बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। साधु सीताराम दास के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1913 में किया गया था। इस आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है। तो प्रथम चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था और उस राजा का नाम था चित्रांगद, चित्रगुप्त और दशरथ। यानी कुमारपाल प्रबंध एक रचयिता है, उसमें उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण किस मौर्य राजा के द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर है चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य के द्वारा इस आंदोलन का निर्माण इस चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कानड़देव था यानी कानड़देव का संबंध नागौर का शासक से था, जालोर के शासक से था। कानड़देव एक कवि था,
चौहान का एक सामंत था। कानड़ देव एक जालोर का शासक था। क्या था? एक जालोर का शासक था। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर। हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी 5वें नंबर के क्वेश्चन में हमको कुंभा, महाराणा कुंभा के बारे में कौन सा असत्य कथन है? इन 4 कथनों में एक असत्य कथन दिया हुआ है। कुंभा वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। दूसरा कथन है वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था। महाराणा कुंभा वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में एक था। महाराणा कुंभा एक संगीत प्रेमी भी था और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा ही किया गया था। तो महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी था, वह एक मेवाड़ का महान शासक था और उसने स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, छठे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से साप्ताहिक पत्र प्रकाशन प्रारंभ किया था। यानी राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र यानी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था और वह अखबार था या वह पत्र था? तो इसमें से हमारा राइट आंसर है राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान। दोस्तों इसका राइट आंसर है नवीन राजस्थान। राजस्थान लोक सेवा यानी राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से नवीन राजस्थान साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था। कौन सा? नवीन राजस्थान का साप्ताहिक प्रकाशन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है नवीन राजस्थान। हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? 2011 में राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश राजेश बलिया, न्यायाधीश दिलीप सिंह, RN माथुर, गिरिजा व्यास। दोस्तों 2011 के समय राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश राजेश बलिया था। न्यायाधीश राजेश बलिया राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष राजस्थान में 2011 के समय न्यायाधीश राजेश बलिया, न्यायाधीश दिलीप सिंह, इन दोनों में से न्यायाधीश राजेश बलिया था। हमारे 7वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? यानी 2011 के टाइम पर राजस्थान का मुख्य सूचना आयुक्त TN शेषन, MD कोटानी, T श्रीनिवासन, मीनाक्षी हुजा। 2011 के टाइम पे राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त T श्रीनिवासन थे। कौन थे? T श्रीनिवासन।
2011 के टाइम पर 2011 के टाइम पर राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त टी श्रीनिवासन थे। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू कब की गई थी? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू सन 1967 में, सन 1959 में, सन 1971 में, सन 1963 में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू सन 1959 में लागू की गई थी। कब की गई थी? सन 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन आता है 10वें नंबर का। दसवें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? यानी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, और वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 243B। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 243B में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक यानी मान्यता दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है 11वें नंबर का है, राजस्थान में लोकायुक्त है। 2011 के टाइम पे राजस्थान में लोकायुक्त था। 2011 के टाइम पर राजस्थान में लोक आयुक्त था। न्यायाधीश न्यायाधीश GL गुप्ता, न्यायाधीश अजय रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, मधुकर गुप्ता। तो 2011 के समय राजस्थान में लोकायुक्त न्यायाधीश GL गुप्ता थे। कौन थे? GL गुप्ता थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में 12वें नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में राजस्थान में कितनी सीटें हैं? यानी राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं, 27 सीटें हैं, 25 सीटें हैं, 29 सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। कितनी? 25 सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। कितनी दोस्तों? 25। 13वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? दोस्तों 13वें नंबर के क्वेश्चन में राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का भाग यानी राजस्थान का कौन सा शहर यानी सिटी जो राष्ट्रीय राजधानी का भाग था? जोधपुर, पिलानी, करौली, अलवर। दोस्तों ये हमारा इसका राइट आंसर है अलवर, क्योंकि ये दिल्ली से लगा हुआ भाग था। कौन सा था? दिल्ली से लगा हुआ। दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, अलवर ये सब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग में आते थे। बाद में राजस्थान एकीकरण के समय अलवर को राजस्थान में विलय कर लिया गया था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को अलवर को राजस्थान में विलय कर लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है
ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिला में प्रचलित है? यानी ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित या प्रसिद्ध है? ताराबाद की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं के द्वारा, दलित महिलाओं के द्वारा, राजपूत महिलाओं के द्वारा या जाट महिलाओं के द्वारा ताराबाद की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। ताराबाद की ओढ़नी एक लुगड़ी होती है जो आदिवासियों में ये ताराबाद की ओढ़नी प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सी? आदिवासियों में। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान में आदिवासी की महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है, जो एक शुभ अवसर पर या विशेष अवसर पर ताराबाद की ओढ़नी को ओढ़ा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ है। यानी 15वें नंबर का क्वेश्चन ये है कि हमारा भारतीय अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? भारत और अमेरिका में जो सिविल न्यूक्लियर विधेयक था, कौन सा? भारत और अमेरिका में सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? सन 2007 में, सन 2008 में, सन 2010 में, सन 2009 में। तो इसका राइट आंसर है भारतीय अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद में सन 2008 में प्रस्तुत किया गया था। कब? सन 2008 में इस न्यूक्लियर विधेयक को भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का, भारतीय विदेशी नीति निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय विदेशी नीति यानी विदेशी नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। शीत युद्ध समाप्ति हेतु प्रयास करने में, महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास करने में, जो महाशक्तियाँ होती विश्व में, महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास करने के लिए असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना या श्रीलंका की समस्याओं के समाधान का प्रयास करना। तो भारतीय विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था और वो था असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को अवलंबन करना। यानी सबसे ज़्यादा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का पक्षधर और योगदान भारतीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही दिया गया था। इसका राइट आंसर है 3रे नंबर का। हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वितीय शासन की स्थापना की गई थी? यानी भारतीय अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय शासन की व्यवस्था या स्थापना की गई थी, और वो कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारत में द्वितीय शासन यानी दोहरा शासन। क्या है? दोहरा शासन। दोहरा शासन। और वो कौन से अधिनियम था? भारतीय अधिनियम 1919, भारतीय अधिनियम 1861, भारतीय अधिनियम 1858, भारतीय अधिनियम 1870। तो ये यानी भारतीय अधिनियम 1919 के दौरान भारत में द्वैत शासन यानी द्वैत शासन जो दोहरा शासन प्रणाली लागू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का, भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पात्रता किसने कहा है? यानी भारतीय अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय अधिनियम 1935 के अंतर्गत यानी दास्ता का बंधन पत्र किसने कहा है? राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो 1935 अधिनियम के दास्ता बंधन पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। कौन सा? सन दास्ता का बंधन पत्र। हमारा अगले नंबर का 19वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1930 में, 1942 में, 1940 में, 1939 में। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ सन 1942 में प्रारंभ किया गया था। कब? सन 1942 में, और वो भी वर्धा से। वर्धा से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। बीसवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव। तो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बताया गया था, और संविधान निर्मात्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत के संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। हमारे 21वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 32। तो हमारे छुआछूत का उल्लेख अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। कौन से? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, यानी खतरा। तो इसके अंतर्गत 17 के अंतर्गत भारतीय जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, वेशभूषा किसी भी आधार पर कोई भी छुआछूत करता है तो उनको दंडित अनुच्छेद 17 के अंतर्गत सजा का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का आता है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा या किस संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया है? 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। कल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का उल्लेख, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32।
तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी जिसमें रिट का प्रावधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 32 है। कौन सा है? अनुच्छेद 32 के द्वारा इसका संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? यानी संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। यानी कौन सा अनुच्छेद में? 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 25वें नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति है वह एक व्यक्ति का मत जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन या लिस्ट सिस्टम के द्वारा या अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण या मत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। या फिर राष्ट्रपति का चुनाव करने की पद्धति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति या प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 70। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अनुच्छेद 61 में दिया गया है। कौन से में? अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया दी गई है। और अनुच्छेद 56 में ओनली महाभियोग शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल मिलता है। क्या मिलता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल मिलता है। 27वें नंबर का क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो वो हमारा अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 256। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्यों में तो 356 के द्वारा, और राष्ट्रीय आपातकाल 362, राष्ट्रीय आपातकाल 362 और 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। कौन सा लगता है? वित्तीय आपातकाल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी 356 के द्वारा लगता है। अनुच्छेद 28वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 28वें नंबर का क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है और वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट होने का प्रावधान या दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348। तो भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत इसको एक स्पेशल स्टेट होने का दर्जा दिया गया है। कौन सा? अनुच्छेद 356 के तहत इसको स्पेशल दर्जा दिया गया था। हमारे 29वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में किसी न किसी देश के संविधान से कुछ न कुछ प्रावधान लिए गए हैं। इनमें से नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से, अमेरिकी संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से। तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। कौन से? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान में किस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए, और वो अनुच्छेद है हमारा 368। कौन सा है? 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सेकंड ग्रेड जीके पेपर 2011, जिसके हमने 30 क्वेश्चनों को सोल्व किया है। आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।